मैन्युफैक्चरिंग का आपने पूछा। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल आवश्यक नहीं है। मैन्युफैक्चरर कई बार अपने काम में इतना बिजी होता है कि वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की तरफ ध्यान नहीं दे सकता। उसका प्रोडक्ट दूसरे लोग करके एक्सपोर्ट करते हैं और उसको वो मर्चेंट एक्सपोर्टर कहलाते हैं। मर्चेंट एक्सपोर्टर कहलाते हैं। किसी का प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हैं वो मर्चेंट एक्सपोर्टर कहलाते हैं। ये रूल है कि मैन्युफैक्चरर होना आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं है। गुप्ता जी, आप तो इस लाइन के बड़े माहिर हैं। मेरे को एक और चीज़ बताइए, आजकल ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया से जाने वाली कौन सी ऐसी 2-4-5 चीज़ें बताइए जिनकी डिमांड आउट ऑफ इंडिया बहुत है। कुछ 2-4-5 चीज़ें हैं, वैसे तो बहुत होंगी। हाँ, बहुत हैं, सैकड़ों वैसे तो बहुत होंगी, फिर भी जो लगता है कि इनके बिना दूसरी कंट्रियों का भी गुजारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो मैं कहूँगा बिंदल साहब, वही चीज़ है जो आप बनाते हैं, डायमंड ज्वेलरी। और डायमंड्स सबसे ज़्यादा आज की तारीख में उसी का एक्सपोर्ट है, लेकिन वो हर एक के बस की नहीं है करना, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है। तो मैं ये कहूँगा सेकंड नंबर पे जैसे गारमेंट्स हैं, जो कॉटन गारमेंट्स हैं, वो इंडिया में कॉटन पैदा होता है, इसलिए बहुत अच्छे बनते हैं। एवरीथिंग फ्रॉम कॉटन। और यहाँ लेबर सस्ती है, इसलिए कॉटन के। और हैंडीक्राफ्ट, यहाँ इतना हैंडीक्राफ्ट बनता है, कारीगर इतने माहिर हैं, हज़ारों साल से आपने देखा मंदिरों में कैसी मूर्तियाँ बनी होती हैं। कोई डाउट ही नहीं है, तो इंडिया की इस लाइन का तो कोई डाउट नहीं। और फार्मास्यूटिकल सब जो दवाइयाँ हैं सबसे सस्ती इंडिया में बनती हैं। सही कह रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में अभी कोरोना जब आया था, इंडिया ने ही सारे वर्ल्ड को सपोर्ट किया था। और ईटेबल्स में बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जो केवल इंडिया में पैदा होती हैं। तो एक्सपोर्ट के लिए ये कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। गुप्ता जी का कहना है कि वैसे तो सैकड़ों चीज़ें हैं एक्सपोर्ट के लिए, बहुत सैकड़ों क्या हज़ारों ही होंगी। इनमें जो 2-4-5 चीज़ें हैं जिसमें हम कहते हैं ज्वेलरी, उसके बाद नंबर आ जाता है क्लोथ्स, एप्रल्स, तीसरे आता है हैंडीक्राफ्ट, ईटेबल आइटम्स और गारमेंट्स हो गया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ गुप्ता जी, क्या मैं यहाँ सही हूँ या गलत मेरे को नहीं पता, सुनी सुनाई बात है, क्या यहाँ से राइस भी इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट होता है? मैं अब देखिए, आपने कहा कम तो मैं भूल गया। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड को राइस सप्लाई करता है। इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। मैंने ये सुना है, आपसे क्लैरिटी हो गई। बिल्कुल, आप इस लाइन के एक्सपर्ट हैं, आपकी इस लाइन की 100% नॉलेज है। हम जैसे लेमैन को नॉलेज होती है उड़ती उड़ती, जिसको कहते हैं ना, वो गलत भी हो सकती, ठीक भी हो सकती। आपके मुंह से हम बुलवाएंगे तो 100% सही होगी। बस बुलवा रहे हैं, पता आप भी इतना बिजनेस कोच है, आपको सब मालूम है। फिर भी हम लोग देखो बिजनेस कोच हैं, पर फिर भी एक लाइन की एक्सपर्टी होती। जी जी, बहुत आपने बहुत ही अच्छा ये जो राइस का बताया, ये मैं भूल गया था। राइस इज़ ए वेरी गुड प्रोडक्ट। अच्छा, राइस का नाम आया। हाँ जी। फिर एक और भी चीज़ मैंने सुनी है जी कि इंडिया का जो मैक्सिमम राइस है जी, ईरान, यूएस, इजराइल की वॉर चल रही है। ओके। तो मैं ओवरली आपसे पूछ रहा हूँ, इंडिया को एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना अब थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वॉर का असर तो पड़ता है, लेकिन आप देखिए जो वॉर है गल्फ एरिया में चल रही है। और जो आपने प्रोडक्ट का नाम लिया, ईटेबल्स को कोई सरकार रोकती नहीं है। फिर भी फर्क पड़ेगा, लेकिन ये टाइमली है, ये कोई ज़िंदगी भर चलने वाली नहीं है। और खाने पीने की चीज़ तो आदमी को चाहिए, तो ये सरकारें रास्ता निकाल लेती हैं, लड़ते हुए भी रास्ता निकाल लेती हैं कि वहाँ खाने पीने की कमी ना हो। उनको स्पेशल परमिशन दे दी जाती है। फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ और ईटेबल आइटम जो है एक्सेप्शन होती हैं, तो ये चलता है। और पूरा देश भी तो गल्फ में 30-40% हमारा बिजनेस होता है, 60% अदर कंट्रीज़ भी हैं। तो इसका टाइमली इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन नहीं पड़ेगा। अशोक जी का कहने का मतलब ये है कि जो वॉर का इफेक्ट है दैट इज़ टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है। ये जो टेम्परेरी टाइम होते हैं, महीना 20-2 महीना के, वो चलते रहते हैं। ये एक प्रोसेस है।
कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, इसको हम मेन पॉइंट नहीं लेते। अच्छा, एक ये जो बात है एक्सपोर्ट की, ये तो हमने कर ली कि मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, बड़ा इजी है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, मिडल मैन है, सब कुछ है, मान लिया। पर इसके जो बायर हैं वो ढूंढेंगे कहाँ से? बिल्कुल, ये बड़ा मेन क्वेश्चन है। मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ, मेरे पास बहुत है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है, बहुत क्वांटिटी में है, मैं बाहर भेजना चाहता हूँ, पर ख़रीदने वाला कौन है ये मेरे को कैसे पता लगेगा? और कौन सी कंट्री में जाएगा ये कैसे पता लगेगा? बिंदल साहब, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कई बार क्या सोचते हैं, बस हमें बायर का पता लग जाए फिर तो हम धुआं उठा देंगे। लेकिन जब तक आपको बिज़नेस की नॉलेज नहीं है, बिज़नेस की बात करना नहीं आता है, अगर वो रियल बायर हुआ तो आपसे बात ही नहीं करेगा। इस पर भूल जाते हैं कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए बायर से बात करने से पहले। और बायर कहाँ मिलेगा, मैं आपके मशहूर प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पोर्टल्स बने हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, फिर भी ये कोई एक्सपोर्ट, एक दो चार- ये इंडिया, ये वो, और ये बाबा, और ये वो। अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके ओके। लेकिन मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ। गूगल पे जाएंगे तो मिल जाएंगे, सारे पोर्टल मिल लेकिन जाएंगे। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ बिंदल साहब, कि जो सीरियस आदमी हैं वो इन पोर्टल पे नहीं होते हैं। एक्चुअल आदमी, मिलियन लोग हमारे रजिस्टर्ड हैं इन पोर्टल्स पे। एक सीरियस आदमी क्या करेगा जाकर, जो इम्पोर्टर है? क्या उसके पास ऑलरेडी माल की कमी है कि वो अपने को रजिस्टर करेगा? इसका वो तरीका नहीं है। इसके लिए अलग से तरीके होते हैं जो, कुछ एक का तरीका तो बताओ ना। जैसे इंडिया का जो कस्टम हाउस है, हाँ जी, वो रिपोर्ट पब्लिश करता है ओके। फ्रीक्वेंटली। पहले तो छप के आती थी, 1 साल पुरानी रिपोर्ट आती थी, 2 साल पुरानी, हम खरीदते थे, बहुत महंगी मिलती थी। अब ऑनलाइन सब कुछ अब सब अवेलेबल है, ऑनलाइन हो गया। वो ज़्यादा बेटर हैं बजाय इन पोर्टल्स के। पोर्टल्स में स्कैमर भरे हुए। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो स्कैमर्स हैं उनसे बच के रहना चाहिए। काम इतना ज़्यादा हो रहा है, स्कैमर्स बहुत थोड़े से हैं, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि असली आदमी उनमें नहीं है, असली आदमी कहीं अलग है। माल भेजने की, मेरा प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसको भेजने की प्रक्रिया क्या है? क्या ये शिप से जाएगा? क्या ये बाय एयर जाएगा? क्या ये कोरियर जाएगा? क्या इसके अलावा कोई और भी साधन है? माल कैसे जाता है? बिंदल साहब, 3 ही साधन है, हवा और भूमि और पानी। पानी। तो जो पानी का है वो सबसे सस्ता पड़ता है, जो, क्योंकि बाई शिप हर चीज़, और वो बड़े वजन वाली चीज़ें जा सकती हैं। बहुत महंगी चीज़ें हैं या जिनका जाना बहुत ज़रूरी है, जल्दी जाना ज़रूरी है, बाई एयर जाती वो हैं। बाई एयर जाती हैं। ओके। और हमारे नज़दीक के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ बाई लॉरी भी सामान जाता है। अभी पाकिस्तान से काम नहीं हो रहा है, डिपेंड करता है कि माल कहाँ जाना है। बांग्लादेश है, जाना है, श्रीलंका जाना है, तो बाय रोड भी जा चलता है। बिल्कुल। कई दफ़ा मैं सुनता रहता हूँ, ये आप क्लियर करेंगे, किस टाइप का जो आदमी भेजने वाला एक्सपोर्टर क्या गलती करता है जो वो रिस्क में फंस जाता है? रिस्क से बचने के लिए बिंदल साहब, ये जो किताबों में नहीं सिखाया जाता, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता, वहाँ बताते हैं इतने मोड ऑफ पेमेंट होते हैं। पर आप ये मान के चलिए, हम लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, खरीदने वाला अमेरिका से है, जापान तो बहुत ही बढ़िया देश है, तो बहुत क्लीन देश है, तो हम एक्सपोर्टर का ठप्पा जल्दी लगवाना चाहते हैं, यही हो तो गया। हम अपनी एंग्जाइटी को दिखा के हम उधार दे देते हैं। ओह, सबसे बड़ा रिस्क है उधार देना, जो अनजान आदमी को। ठीक है, और लोग एलसी जानते नहीं है, लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया, बस अब तो हम दे ही देंगे माल। लेटर ऑफ क्रेडिट सबसे खतरनाक तरीका है अपने को फंसाने का। वो कैंसिल भी हो जाता है। बिल्कुल, उसमें सारे कुछ हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि पेमेंट सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए कि जिससे रिस्क नहीं, बाकी एवरीथिंग इज़ ओके। अगर वहाँ का जो बायर है उसको चेक करना चाहिए पहले कि वो ख़रीदार जेन्युइन है या नहीं है, उसके प्रॉपर तरीके होते हैं, उससे वो चेक हो जाता है। आपके कहने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट करते समय आप जो आपका ख़रीदार बायर है उससे पेमेंट या तो पहले एडवांस मंगवाइए
या कोई आपका जानकार है, भरोसे वाला है, रिलेशन में है, बिल्कुल तब आप माल दीजिए। बाकी के जो दूसरे फंडे हैं वो आपके लिए रिस्की हो सकते हैं। इन चीज़ों को बड़े ध्यान से आप करिए। अशोक जी, एक बहुत गहरा सा सवाल है, जी ऑनेस्टली बताइए, जी। क्या एक्सपोर्ट का बिजनेस प्रॉफिटेबल है? देखिए, हम भी पहले ऐसा ही समझते थे। मैं जयपुर में रहता था, जो कोई किसी के यहाँ नई गाड़ी आ गई, नया मकान ले लिया, क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। तो हम भी बड़े उत्साहित हो जाते थे, भाई अगर ज़िंदगी में कोई काम करना है तो एक्सपोर्ट का करना है। तो ये क्यों प्रॉफिटेबल है? लोकल काम भी बहुत अच्छे हैं। ये प्रॉफिटेबल इसलिए है कि इसमें क्वांटिटी एक साथ ज़्यादा चली जाती है। Yes. अगर हम कोई मेनू बना रहे हैं, कोई गारमेंट बना रहे हैं, तो कितना बनाएंगे? 10 दर्जन, 50 दर्जन, 100 दर्जन। बाहर का ऑर्डर मिलेगा पूरे कंटेनर का मिलेगा, 1 कंटेनर, 2 कंटेनर। इसलिए क्वांटिटी बढ़ने से इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। और नेचुरली कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो कंपटीशन कम है। कंपटीशन नहीं है ऐसा नहीं हर है, बंदा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। हाँ, इसलिए कंपटीशन तो है लेकिन अपेक्षाकृत कम है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि एक्सपोर्ट में प्रॉफिट अच्छा है। ये बात आपने क्लियर की है जी। कि एक्सपोर्ट में प्रॉफिट है यदि उसको एक प्रॉपर वे से किया जाए। एग्जैक्टली। क्या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आने वाले टाइम में क्या बूम पे रहेगी? बिल्कुल बिंदल साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हाँ जी। गांव-गांव में बैठा हुआ आदमी भी ऐसा ही है जैसे वो बड़े शहर में बैठा हुआ है। इंटरनेट सब जगह आ गया है, तो लोगों की एसेसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। तो नेचुरली बढ़ेगा, क्योंकि बाहर के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा आउटसोर्स करते हैं चीज़ को। क्योंकि वहाँ मैंने देखा ज़्यादातर वहाँ लेबर बहुत महंगी है, हर जी। खर्चे बहुत महंगे हैं। इंडिया उनके मुकाबले सस्ता है, बहुत सस्ता है। इसलिए इंडिया को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो माल जाता है सस्ते में जाता है और वो अपने प्राइस पे बेचते हैं। बिल्कुल, तो ये बूम करेगी, इसमें दो राय नहीं। कुछ लोग, मेरे जैसे लोग यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, एक्सपोर्ट सीख लेते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आपके हिसाब से क्या ये ठीक है या रिस्की है? ये ऐसा ही है बिंदल साहब, जो आपने पूछा कि हम कुंजियों से पढ़ के पास होना चाहते हैं। हम बुक को नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ते हैं। हमें प्रॉपर उसको सीख कर ही करना चाहिए। इनसे आइडियाज़ मिलते हैं, लेकिन अगर हमारे पास 100% आप इसके भरोसे नहीं रह सकते। पर मजबूरी ये है कि कोई सिखाने वाला नहीं है। पूरे सोशल मीडिया पे, हम भी सोशल मीडिया पर हैं, हमने देखा एक भी, सारे यूट्यूबर्स हैं, कोई सिखाने वाला नहीं है। एग्जैक्ट जो खुद बिजनेस करता हो वो किसी को क्यों सिखाएगा? एक सिर्फ हम लोगों का ऐसा दिमाग खराब है कि हम खुद भी करते हैं और सिखाते भी हैं। चलो, इसी लाइन से एक पॉइंट निकल के आया मेरे माइंड में। वो पॉइंट क्या है जी, हमारे इस चैनल के बिहाफ पे, जी यदि कोई आपसे टाई अप करता है एक्सपोर्ट के विषय में, जी जी कुछ जानना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, यदि कोई बिजनेसमैन थोड़ा सा काम करने वाला, तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए जिससे वो अपने मुकाम तक पहुँचे? बिल्कुल। बिंदु साहब, सबसे पहली बात तो व्यापारी होने के नाते, आप भी व्यापारी हैं, हम भी व्यापारी हैं, यही कह सकते हैं कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना चाहिए। एंग्जाइटी में किसी को उधार देना ये नहीं करना चाहिए एक्सपोर्ट में। और सबसे बड़ी चीज़ है उसको चेक करना। जिस आदमी को आप दे रहे हो, खाली उसकी यूट्यूब और या वो देख कर नहीं काम करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे हमें लाखों रुपया या करोड़ों रुपया मिलेगा, तो आप 1 लाख रुपया खर्च करके वहाँ जाकर देख सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते। लोग कहते हैं घर में बैठे बैठे ही काम हो जाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अदरवाइज़ इसमें मिलियंस और बिलियंस कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि यदि आपको लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए कमाना है तो ऐसा नहीं कमाया जा सकता। उसके लिए सही क्लाइंट का होना बहुत ज़रूरी है। और सही क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे? उस क्लाइंट को आपको डीप में जाके देखना है कि वाकई ही ये सही है या फ्रॉड है।
कुछ कमाने के लिए, एक कहावत है, कमाने के लिए कुछ खर्च भी करना पड़ता है। ये बिल्कुल सही कहावत है। लोग खर्च तो करना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि मेरे पास आता ही जाए। इस चीज़ से तो खैर मैं भी सहमत नहीं हूँ। हल्का फुल्का रिस्क, इसको हम लोग खर्चना नहीं कहते, इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या ठीक है जी? कच्चे लालच से बचना चाहिए। कच्चे लालच से बचना चाहिए। आप अपना करोड़ों अरबों रुपए डुबाने से पहले 10, 20, 50 हज़ार रुपया उसके ऊपर खर्च करना ज़्यादा बेहतर है। यही बात बिल्कुल है। बिल्कुल। इस राउंड की समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मेन जो क्वेश्चंस हैं हमने अपनी जनता के साथ जो है शेयर किए हैं जी। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया। एक और चीज़ है जी, क्या हम माल बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर क्या सेलर को जीएसटी देना पड़ता है गवर्नमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को? और दूसरा, हमने माल भेज दिया, बाहर से पैसा भी आ गया, उसकी इनकम के ऊपर क्या इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट हमारे से लेती है, इंडिया गवर्नमेंट? बिल्कुल। इसके ऊपर जरा आप थोड़ा सा ब्रीफली बताइए। तो बिंदल साहब, आपने दो चीज़ें पूछी हैं, एक जीएसटी और एक इनकम टैक्स। यस। जीएसटी का ये है कि अगर हमने पहले कुछ खरीद रहे हैं, उस पर जीएसटी लगा हुआ है, लेकिन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चूंकि बाहर जा रही है चीज़, वो जीएसटी या तो पहले से ही आप एफिडेविट देकर उसको रोक सकते हैं कि आप जीएसटी ना दें। जीएसटी डिपार्टमेंट से एक आई थिंक हाँ, लेटर लेना पड़ता है। लेटर लेना यस, पड़ता है। तो जीएसटी शायद नहीं लगे, लेना पड़ता। लेकिन आप पहले दे चुके हैं छोटे छोटे जीएसटी जो आपके लगे हुए हैं, तो उसको फिर वापस आपको मिल जाता है, रिक्लेम हो जाता है। जीएसटी का कोई हमें। और इनकम टैक्स का? इनकम टैक्स एक जमाना था जबकि एक्सपोर्ट के लिए इनकम फ्री होता टैक्स फ्री था, बिल्कुल। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से इनकम टैक्स फ्री नहीं है। पर वैसे बहुत इनकम होती है, तो टैक्स वो तो बचाने चलो की एक क्या अलग ज़रूरत चीज़ है। वो तो इस एक्सपोर्ट के विषय में हाँ जी। अशोक जी का कहना है कि जीएसटी नहीं देना पड़ता, जीएसटी यदि आप देते हैं तो वो रिफंड हो जाएगा, और इनकम टैक्स आपको, जो भी आपकी इनकम होती है एक्सपोर्ट के थ्रू, वो इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, बिल्कुल। जो इंडिया गवर्नमेंट की स्लैब है जी, उसी हिसाब से। अब हम बढ़ते हैं हमारा रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम हमारे देश के महान एक्सपर्ट अशोक गुप्ता जी, जिनका 50 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे हम छोटे छोटे 10 क्वेश्चन यस नो में या ब्रीफ में पूछेंगे, जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्या इंडिया में अशोक जी एक्सपोर्ट का फ्यूचर जो है ब्राइट है या नहीं? बिल्कुल ब्राइट है। मैं तो ये कहूँगा, आपने थोड़ा बोलने को बोला है, कहूँगा बहुत ब्राइट है। बोलने को बोला, आप बताइए। बिल्कुल ब्राइट है। बाकी जो बिगनर्स हैं, क्या एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। हर आदमी बिगनर ही होता है कभी ना कभी। ओके। ऐसा नहीं है कि उसके खानदानी चल रहा होगा तो ही कर सकते हैं। 1,50,000 रुपये जिसके पास है वो भी एक्सपोर्ट कर सकता है। मैं तो कहता हूँ बिना पैसे भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, मर्चेंट एक्सपोर्टर बन के। ओके, मतलब माल पीछे से उधार लिया, हाँ, आगे दिया, आगे बस, एक्सपोर्ट किया, वहाँ बिल्कुल। से पैसा है उसका चुका दिया। एग्जैक्टली। ओके। कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग के बिना यदि बंदा कहता है कि मेरी ट्रेनिंग ली ही नहीं या लेना ही नहीं चाहता, क्या वो एक्सपोर्ट में प्रॉपर कर लेगा? ट्रेनिंग के बगैर तो करना नहीं चाहिए, पर मुश्किल यह है कि ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ओके। सिर्फ थ्योरिटिकल दिया या प्राइवेट थ्योरिटिकल इंस्टीट्यूट है। जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है एक्सपोर्टर को सामने आती है? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने पहले भी बताया, बिजनेस लैंग्वेज आनी चाहिए। चाइनीज़, अमेरिकन, ये सब आती हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करती है? सपोर्ट करती है तो वो कैसे सपोर्ट करती है? देखिए, ये तो नहीं कहेंगे सपोर्ट नहीं करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और कहीं कुछ कमी रह जाती है, कहीं कुछ खास हो जाता है, लेकिन सपोर्ट तो करती है। एक होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, जी, जो मेरी छोटी सी नॉलेज में है। जी जी। क्या एक्सपोर्ट करने के लिए वो लेना पड़ता है गवर्नमेंट से? बिंदु साहब, वो पहले लाइसेंस बोलते थे, आजकल कोड नंबर बोलते हैं। केवल एक रजिस्ट्रेशन मात्र होता है,
200-250 रुपये में मिल जाता है। अच्छा जी। और लोग घबराए रहते हैं, पर वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जब तक आप करना ना चाहें। अच्छा, मतलब जब करें तब लेना तभी पड़ेगा। लें, उससे पहले ना लें। कुछ लोग बड़े बिजी रहते हैं, क्या ये पार्ट टाइम बिजनेस भी हो सकता है? बिल्कुल शुरू में हो सकता है, जब तक आप बड़े लेवल पे ना हो जाए तब तक पार्ट टाइम कर सकते हैं। ओके, आपके कहने का मतलब है स्टार्ट कर सकते हैं जब आपका लेवल काम करने का जी, छोटा हो। जब आप बड़े लेवल पे होगे तो आपको ये मेन बिजनेस ही बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई यहाँ इंडिया गवर्नमेंट में कोई रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है? रजिस्ट्रेशन के नाम पर बस आईसी कोड नंबर है, और आप प्रोप्राइटरशिप से भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप से भी, कंपनी बनाकर भी कर मतलब सकते हैं। कंपनी बनानी पड़ेगी? प्रोप्राइटरशिप को क्या कहेंगे? प्रोप्राइटर वो भी एक रजिस्ट्रेशन तो हाँ, होगी ना बस government उतना की। ही, बस चाहे एक बैंक proprietor है, चाहे अकाउंट, LLP, बैंक चाहे- अकाउंट इज एनफ। कहने का मतलब ये है कि एक कोई भी, चाहे प्राइवेट फर्म हो, चाहे लिमिटेड फर्म हो, LLP हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, फर्म आपको बनानी पड़ेगी। यही हमारा रैपिड फायर राउंड ख़त्म होता है। अशोक जी ने अपने 50 साल के एक्सपीरियंस के साथ बड़े अच्छे लफ्ज़ों में ए टू जेड एक्सपोर्ट के विषय में आपको बड़ी सिंपल भाषा में समझाया। उनके लिए मैं अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका भी धन्यवाद। आपके इस एपिसोड के थ्रू हमारे लाखों दर्शक इसको देख रहे हैं। बिल्कुल। बहुत लोगों ने इस आपकी जो सरल भाषा में आपने सिखाया, उसके थ्रू उन्होंने एक्सपोर्ट के विषय में जाना जी। और आपके थ्रू बहुत सारे लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा। बहुत सारी दुनिया आपके सिखाए हुए ये जो एक्सपोर्ट का जो विषय सिखाया है, इसके ऊपर चल के लाखों लोग ग्रो कर जाएंगे। मैं भी मानता हूँ और ऊपर वाले के ऊपर विश्वास है मेरे को कि 100% ग्रो करेंगे। अब चॉइस आपकी, आपको लोकल में कमाना है या ग्लोबल में डॉलर के साथ खेलना है। मैं हूं सुमन बिंदल, टॉक शो विद सुमन बिंदल, जहां बातें नहीं मौके मिलते हैं। धन्यवाद।